हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मेंडल के नियम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकता के अंतर्गत विभिन्नता के बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए और आज का एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मेंडल के नियम। तो आइए, मेंडल के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान ही लिया है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में। तो आइए अब आज हम बात करते हैं उन्होंने जो नियम दिया है आनुवंशिकता के संबंध में, तो उन नियमों को थोड़ा सा समझते हैं और उन नियमों का प्रतिपादन कैसे किया और कौन कौन से वो नियम है, इनकी हम चर्चा विस्तार से करते हैं। तो दोस्तों, मेंडल ने अपने गार्डन में जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग किए, वह प्रयोग मटर के पौधे में किया। अब मटर के पौधे में जितने भी प्रयोग किए उनमें से प्रमुख रूप से 2 प्रयोग आपके सिलेबस में है। तो आइए उन प्रयोगों की पहले बात कर लेते हैं और उन्हीं प्रयोगों से निकले हुए जो नियम है उन नियमों की भी बात कर लेते हैं। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए उनमें से पहला जो प्रयोग उन्होंने किया वो क्या था? एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति जिसे हम एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस या एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। पहला जो उन्होंने प्रयोग किया वो क्या प्रयोग था? एक जीन की वंशागति से संबंधित था। दूसरा जो उन्होंने प्रयोग किया वो क्या था? 2 जीनों की वंशागति, 2 जीनों की वंशागति। ठीक है, तो ये 2 प्रयोग जिसको हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, तो एक जीन की वंशागति ये जो इनका प्रयोग था, इस प्रयोग के आधार पर जो जिन नियमों को उन्होंने प्रतिपादन किया, आइए हम आज इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम केवल एक जीन की वंशागति की चर्चा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2 जीनों की वंशागति। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल के नियम के अंतर्गत एक जीन की वंशागति। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानना ये बेहद जरूरी है कि किसी एक लक्षण के निर्धारण के लिए या किसी एक लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए 2 जीनों के पेयर की आवश्यकता होती है, यानी 2 जीनों के जोड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? और इन 2 जीनों के जोड़ों में जब हम लैंगिक जन्म की बात करते हैं तो उनमें से एक ही जीन अगली पीढ़ी में वंशागत होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो एक जीन की वंशागति की बात हो रही है, तो एक जनक से एक लक्षण के लिए एक ही जीन अगली जनरेशन में जाता है, यही है एक जीन की वंशागति। मतलब एक बार फिर से इस चीज को समझ लें कि एक लक्षण के अभिव्यक्ति के लिए 2 जीनों के जोड़े की आवश्यकता होती है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब लैंगिक जन्म होता है, उस लैंगिक जन्म में जब युग्मक जन्म की क्रिया होती है, तो युग्मक जन्म की क्रिया के साथ ही जो गुणसूत्रों में की संख्या में जो कमी आती है, अर्थात आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य निकलता है कि जो 2 जीन एक लक्षण को निर्धारित करें, उनमें से एक ही जो जीन है वह अगली जनरेशन में वंशागत होता है। इसी वजह से ऐसे प्रयोग को क्या कहा गया? एक जीन की वंशागति का प्रयोग या एक संकर क्रॉस कहा गया। इसका बढ़िया उदाहरण क्या है? मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें से ये पाया कि जब मटर के पौधे के उन्होंने लगभग ऐसे 7 गुणों का अध्ययन किया और उन 7 गुणों में से जब एक गुण को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया, तो उस प्रयोग को ही एक जीन की वंशागति कहा गया। ठीक है ना? यानी एक गुण के लिए या एक लक्षण के लिए जब प्रयोग किया तो वो क्या है? एक जीन की वंशागति। अब आइए थोड़ा सा इसको और आगे से समझते हैं। अब है क्या? जब एक जीन की वंशागति के लिए प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया? मटर के एक लक्षण के 2 विपर्यासी गुणों, ठीक है ना, एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों का अध्ययन उन्होंने किया और उनके बीच जब
क्रॉस कराया, उनके बीच जब संकरण कराया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अगली जो जनरेशन होती है उसमें क्या परिणाम आता है, आइए देखते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए गुण कौन सा लिया मेंडल ने, गुण कौन सा लिया, लंबाई का, लंबाई का उन्होंने गुण लिया, यानी एक जीन क्या लिया गया, गुण के लिए। तो कौन सा गुण था, लंबाई का गुण था। लंबाई के दो विपरीत स्वरूप क्या थे, एक था लंबा और एक था बौना। ठीक है, ये लंबाई एक गुण हो गया। अब इसके दो विपर्यासी रूप कौन कौन हो गए, एक लंबा था और एक कैसा था, बौना था। लंबे को हम संकेतित करते हैं टी से और बौने को हम संकेतित करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है ना। अब इस प्रकार से क्या हुआ, ये टी का मतलब क्या हुआ कि एक लक्षण के लिए, जैसे पहले हमने बताया है कि एक लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए दो जीनों के सेट होने चाहिए। ठीक है, इसलिए लंबाई के लिए जो लंबा पौधा है उसके लिए टी और जो बौना पौधा है उसके लिए स्मॉल टी। तो इस प्रकार से एक गुण के लिए उन्होंने ये दो विपर्यासी रूपों के बीच क्रॉस करवाया। क्या, कैसे, अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराते समय ये टी और स्मॉल टी ये दो प्रकार के पौधे लिए उन्होंने। ठीक है, था एक मेल होगा उसमें से एक फीमेल होगा। एक कैसा है, एक लंबा है, कैसा है, ये लंबा है, और ये कैसा है, बौना है। ठीक है, अब इनके बीच क्रॉस करवाना है। ठीक है, और ये देखना है कि इसमें से अभिव्यक्त कौन होता है कौन नहीं होता है। ठीक है, तो अब जब इनके बीच युग्मक जनन की क्रिया हुई, क्या हुई, युग्मक जनन की क्रिया, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन होगा तो इसमें से एक ही जीन जाएगा, तो ये क्या हो गया, टी हो गया, और इसमें से एक जीन जाएगा तो स्मॉल टी हो गया। तो अब इनके बीच जब निषेचन होगा, क्रॉस होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक जीन इधर से आएगा और एक जीन इधर से आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गए। ठीक है ना, ये कहलाएगी हमारी F1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी हो गई। ठीक है ना, एक जीन की वंशागति के लिए जो मेंडल ने प्रयोग किया, उस प्रयोग में क्या हुआ, उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और दोनों के बीच क्रॉस कराया। ठीक है ना, दोनों के बीच परपरागण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण कराया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक पौधा कैसा बना, एक पौधा लंबा एक पौधा बौना। तो दोनों के सामलाद से क्या हुआ, F1 पीढ़ी जो हुई, पहली पीढ़ी जो हुई, उसमें से जो पौधा बना, वो जितने भी पौधे बने, एक पौधे की बात नहीं, जितने भी पौधे बने वो सभी कैसे थे, लंबे थे। अब थोड़ा सा विचार करने की बात है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी किसका जीन है, लंबे पौधे का है, स्मॉल जी किसका जीन है, बौने पौधे का है। तो जीन तो दोनों है, कैपिटल टी का भी है और स्मॉल टी का भी है, परंतु पौधे बाहर से कैसे हैं, लंबे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लंबाई वाला जीन है बौनेपन पर क्या होता है, प्रभावी होता है। और इसी F1 पीढ़ी के रिजल्ट के आधार पर, परिणाम के आधार पर मेंडल ने क्या किया, प्रभाविता का नियम दिया। तो यहां से पहला नियम निकल के आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि मेंडल ने जब किसी एक जीन की वंशागति के लिए किसी एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों के बीच क्रॉस कराया, तो ऐसी स्थिति में F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त हुए, या प्रभावी जो F1 पीढ़ी थी उसमें अभिव्यक्त होने वाला लक्षण जो था वह प्रभावी था। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है ना। अब इस नियम में क्या बातें आती हैं कि उन्होंने लंबाई के लिए लंबा पौधा लिया, लंबाई एक गुण था, लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। अब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया, युग्मक जनन की क्रिया हुई, इसका जीन कैपिटल टी आया, इसका जीन स्मॉल टी आया और दोनों के बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने के पश्चात यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच परागण यानी कि क्रॉस निषेचन जब हुआ दोनों के बीच। ठीक है, क्रॉस के बाद निषेचन जब हुआ तो निषेचन के पश्चात क्या हुआ
टी और टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के जीन आए, यानी कि लंबाई वाला जीन भी आया, बौनेपन का भी जीन आया, लेकिन अभिव्यक्त कौन हुआ, दिखाई कौन दिया, लंबेपन का। इसका मतलब लंबेपन जो है बौनेपन क्या होता है, प्रभावी होता है। इसीलिए केवल लंबे पौधे, पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, किंतु इनमें जीन बौनेपन का भी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गई प्रभाविता नियम की, ये पहला नियम हो गया मेंडल का, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया कि इसी से F1 पीढ़ी जो थी, F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उन्हीं में से एक मेल ले लिया और एक फीमेल ले लिया, इस तरह से एक मेल और एक ले लिया क्या, फीमेल। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल ले लिया इसी में से, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया क्या, मेल, और ये हम मान लेते हैं क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, इनके बीच क्रॉस। अब क्रॉस नहीं कहेंगे, इनके बीच इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया, यानी F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे थे उनमें से नर और मादा लेकर के इन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण कराया। अब जब स्वपरागण होगा तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो युग्मक जनन ही होगा, तो इसमें से जब युग्मक जनन की क्रिया होगी, युग्मक जनन, तो इस युग्मक जनन की क्रिया में एक टी और एक स्मॉल टी, प्रत्येक से आएंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनके बीच जो संततियां आएंगी, यहां पर चूंकि दो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक ऐसा युग्मक बनेगा और एक क्या युग्मक बनेगा, इस तरह का युग्मक बनेगा। ठीक है, अब इनके बीच जो क्रॉस की क्रिया होगी, ठीक है ना, दो दो प्रकार के युग्मक बन चुके हैं, अब इनके बीच क्रॉस होगा तो क्या स्थितियां बनेंगी, ध्यान देने की बात है यहां पर। अब होगा क्या कि एक यहां से यहां करवा दें हम, एक करवा दें यहां से यहां, ठीक है, एक करवा दें यहां से यहां और एक करवा दें यहां से यहां, ठीक है, फिर एक करवा दें यहां से यहां और ये। अब इनमें जो संततियां प्राप्त होती हैं तो ध्यान देने की बात है, यहां क्या हो गया, टी और टी, यहां पर जो संततियां प्राप्त होंगी इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर जो संततियां प्राप्त होंगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे जो संततियां प्राप्त होंगी स्मॉल टी, यानी कि कहने का मतलब जो है कि ये F1 F2 पीढ़ी है। अब F2 पीढ़ी में क्या हो रहा है, देखिए दो एक जीन की वंशागति का जो F2 देखते हैं, यानी कि दूसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखने में तो दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ये जो आधे होते हैं ये सभी क्या कैसे पौधे हैं, लंबे हैं, कैसे हैं, लंबे हैं, और ये कैसा है, बौना है। ठीक है, तो तीन लंबे, यहां ग्राफ में जो दिख रहा है तीन लंबे यानी कि 75% लंबे पौधे और 25% क्या है, बौने पौधे प्राप्त हुए। परंतु ये बाहर से केवल लंबे थे, ठीक है ना, और ये बाहर और अंदर दोनों तरफ से बौना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबे प्राप्त जो पौधे प्राप्त हुए दो प्रकार के प्राप्त हुए, एक शुद्ध लंबे थे और एक कैसे थे, विशुद्ध लंबे, मतलब कहना चाहिए कि कुछ लंबे थे शुद्ध में और एक मिश्रित लंबे थे। जो शुद्ध लंबे थे उनका प्रतिशत कितना है, 25%, और जो कैसे थे, मिश्रित लंबे थे उनका प्रतिशत कितना है, 50%। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। टोटल जो लंबे पौधे आए वो कितने आए, 75% आए, ठीक है ना। उनमें से जो शुद्ध लंबे थे, शुद्ध लंबे यानी जिनमें कैपिटल टी आप देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो वो कितने थे, 25% ही थे। 50% जो थे मिश्रित वाले थे, और इसी प्रकार से जो बौने थे केवल एक ही प्रकार के पौधे थे, वो उनका प्रतिशत कितना था, 25% था। तो अब यहां ध्यान देने वाली बातें ये है कि जब F2 पीढ़ी के लिए एक जीन की वंशागति वाला जो प्रयोग हम F2 पीढ़ी के लिए आगे की ओर बढ़ाते हैं तो F1 पीढ़ी से थोड़ा सा हटकर परिणाम निकलता है। इसका मतलब F1 पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त हुए थे, परंतु जब F2 पीढ़ी में उनका F2 पीढ़ी के लिए सेल्फ क्रॉस कराया गया, स्वपरागण कराया गया, तो परिणाम क्या निकला कि दोनों जीनों की वंशागति होती है। यानी ये जो क्या हुआ, F1 पीढ़ी में साथ रहते हुए भी, F1 पीढ़ी में दोनों जीन प्रभावी अप्रभावी दोनों साथ रहते हुए भी F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या आया कि
कोई भी जीन एक दूसरे पर हमेशा के लिए प्रभावी नहीं रह सकता है, वो आने वाले जनरेशन में स्वतंत्र रूप से अलग अलग जीवों में अभिव्यक्त होते हैं, यानी उनको ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता है, वो किसी न किसी जनरेशन में उभर कर अभिव्यक्त होते हैं। इस नियम को क्या कहा गया? बीज संयोजन का नियम। बीज संयोजन का नियम, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा नियम बन गया। तो मतलब कहना चाहिए कि एक जीन की वंशागति के जो प्रयोग से मेंडल के दो नियम निकल करके आए हैं। पहला नियम था प्रभाविता का और दूसरा नियम था बीज संयोजन का, ठीक है। बीज संयोजन का मतलब ये होता है कि भले ही प्रभावी और अप्रभावी जीन एक साथ रहेंगे और प्रभावी अभिव्यक्त होगा, लेकिन किसी न किसी जनरेशन में वह अप्रभावी जो जीन है वह भी अभिव्यक्त होता है, वह भी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होगा। तो मेरा ख्याल है कि मेंडल का ये जो एक जीन का प्रयोग था आपको समझ में आया होगा, और हम इसी तरह से कल या अगले वीडियो में दो जीनों की वंशागति का जो प्रयोग है और उससे संबंधित जो नियम है इसको हम लेकर के अतिशीघ्र आपके सामने आएंगे। तब तक आप इसका स्वाध्याय करते रहिए, इसको समझते रहिए, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती तो कमेंट करके हमें बताते रहें। धन्यवाद।